Good morning, dear students. Welcome back to my online classes once again. And today we are going to start new chapter. And new chapter name is Coming of the British and the Revolt of 1857. Before we starting the chapter, let's see some important topic which we are going to discuss in this video. First, discovery of a sea route to India. Second topic is East India Company. Third, Battle of Plassey. And fourth, exploitation of Indians by the British. And last point, revolt against the British. And now we start our new chapter. Coming of British and the revolt of 1857. इन एशियन टाइम इंडिया वॉज फेमस. हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बिज़नेस करने आए. काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे बिज़नेस करने आए, जैसे रोम, ग्रीस. स्पेशल यूरोपियन कंट्री में हमारे गुड्स की बहुत डिमांड थी, स्पेशल मसाले एंड कॉटन एंड ज्वेलरी. इन सभी की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में थी. बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे इंडिया में आई बिज़नेस करने के लिए और आपस में कंपटीशन स्टार्ट हुआ. हमारे इंडिया से पैसे कमा के ले जाना और पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना, यहाँ के बिज़नेस पे कंट्रोल करना. हमारे देश में अरब्स आए, उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच के लोग हमारे यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आए, जिनके बीच में फाइटिंग हुई. किसके लिए? बिज़नेस के लिए. उसके बाद हमारे देश में पोर्चुगीज़ हमारे देश में आए, जिसका नाम था वास्को डी गामा. ये 1948 में हमारे देश में आए थे और इन्होंने सी रूट को खोजा था. और इन्होंने सी रूट इसीलिए खोजा था ताकि ये हमारे देश से बिज़नेस कर सके. और इन्होंने कैलिकट नाम के एक एरिया से परमिशन ली बिज़नेस करने की. और एक टाइम के बाद इन्होंने इतना अच्छा बिज़नेस किया कि पूरे एरिया में इनका बिज़नेस चलने स्टार्ट हो गया. उसके बाद हमारे देश में आए और ये पूरा बिज़नेस उन्होंने सी रूट से किया. और इन्होंने सी रूट भी इसीलिए डिस्कवर किया था ताकि ये यहाँ से बिज़नेस कर सके. आफ्टर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी. उसके बाद हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसका नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, बट वो कौन सी कंपनी थी? ब्रिटिश. कुछ फ्यू इंडस्ट्रियल ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की थी. इन्होंने एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की रानी थी, उनकी परमिशन से ये कंपनी बनाई. और उसके बाद ये कंपनी इंडिया में आई. जब ये कंपनी इंडिया में आई तो इन्होंने इंडिया में बिज़नेस करने की परमिशन ली. जब जहांगीर मुग़ल एम्पायर थे तब उन्होंने इनसे परमिशन ली बिज़नेस करने की और इन्होंने अपने सेंटर ओपन किए. फर्स्ट इनका सेंटर था वो था बॉम्बे एंड सेकंड सेंटर जो था वो था मद्रास. जब इन्होंने अपने सेंटर ओपन किए उसके कुछ टाइम बाद एक और कंपनी हमारे इंडिया में आई बिज़नेस करने के लिए, जो थी फ्रेंच कंपनी. और फ्रेंच कंपनी जब हमारे इंडिया में आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पसंद नहीं आई कि हमारे इंडिया से कोई और कंट्री बिज़नेस करे. तब क्या हुआ? आपस में दोनों की क्या हुई? फाइटिंग हुई. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से फ्रेंच को बिज़नेस करने से मना कर दिया. और इसका रिज़ल्ट क्या रहा? दोनों में लड़ाई हुई और फ्रेंच कंपनी सिर्फ पांडुचेरी में ही बिज़नेस कर सकती है, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, मद्रास, मुंबई, इन तीनों जगह में बिज़नेस किया. जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तब हमारे देश के लोग और ब्रिटिश के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की जब डेथ हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्बिशंस थे वो और ज़्यादा बढ़ गए. तब वो सोचने लगे कि हमें सिर्फ बंगाल में ही बिज़नेस नहीं करना है और बॉम्बे और मद्रास ही नहीं, हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया पे बिज़नेस करना है. तो उन्होंने क्या किया? अपनी खुद की सेना रेडी की. क्यों?
क्योंकि उन्हें तब लगने लगा था कि अगर हमें इंडिया में रहना है तो हमें हमारा प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा, हमें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, तभी हम इंडिया में रह सकते हैं। और बंगाल में जब सिराजुद्दौला नवाब बने तब उन्होंने ऑर्डर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपके जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर दो। तब उन्होंने कहा कि अगर आप स्टॉप नहीं कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना तो अपनी एक्टिविटी स्टॉप की और ना ही कोई टैक्स दिया। तब सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला किसी और के साथ मर्ज्ड हो गए अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। वो किसी और के साथ मिल गए। कब? 1756 में। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और उन्होंने अपना पूरा राज कहाँ फैला लिया? बंगाल में। पूरा राज फैलाने के बाद उनके जो एम्बिशंस थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। ये पहली जीत थी उनकी। उनका पूरा ऑल ओवर कंट्रोल हो चुका था बंगाल के सारे बिजनेस पे। तब उनके माइंड में एक पॉलिसी आई कि हमारे यहाँ पे जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी छोटे राजा, बड़े राजा सब रहते हैं, सब आपस में क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। तो उनके माइंड में एक पॉलिसी आई कि क्यों ना इन्हीं लोगों को अपन यहीं पे लड़ा दें और अपन राज कर लें। तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल्स, मतलब लोगों को आपस में लड़ाओ और राज करो। और इस पॉलिसी ने काम भी किया। इस पॉलिसी की हेल्प से उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया और उनके राज भी हड़प लिए। एंड अनदर बैटल, द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। बक्सर की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? मुगल एम्पायर शाह आलम एंड टू नवाब विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार फिर से जीत गई। और तब उन्होंने क्या किया कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेकेंड टाइम में जीत गई तब उनके एम्बिशंस और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। तब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि अब हम इस इंडिया पे बहुत अच्छे से राज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार जीत चुके थे। तब उन्होंने वेरियस टाइप की पॉलिसी निकाली, जिसमें एक पॉलिसी थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो भी राजा हो या नवाब हो, अगर उसकी कोई संतान नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो जो राज है वो कहाँ चला जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला जाएगा। और इस टाइप से उन्होंने पॉलिसी निकाली और इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने बहुत सारे राज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिए, जैसे झांसी, नागपुर एंड मैनी अदर किंगडम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश कंपनी ने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, हमारे यहाँ के बिजनेस पे, तब उन्होंने पैसा कमाने के लिए और भी अनफेयर पॉलिसी का यूज़ किया। जैसे किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जिसे किसान दे नहीं पाते थे, और किसान क्या हो गए? और भी ज़्यादा गरीब हो गए। और किसानों को उनके कपड़े बहुत कम दाम में सेल करने के लिए मजबूर किया। और जो उनके कॉटन थे, उनकी कॉटन की जो उपज थी, उनके कॉटन की जो पैदावार थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी टैक्स लगाए। और कॉटन बहुत सस्ते दामों पे ख़रीदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और यही कॉटन जाता था ब्रिटिश की कंपनी में ये कॉटन जाता था। उसके बाद ये कॉटन जाता था ब्रिटिश में, और वहाँ पे फैक्ट्रीज़ एंड मिल्स में कपड़ा बनता था, और वही कपड़ा जब इंडिया में आता था तो वो बहुत ज़्यादा दाम में बेचा जाता था। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अनफेयर पॉलिसी यूज़ की थी। और उसके बाद भी वो क्या करते थे कि हमारे इंडिया की जितने भी मिल्स एंड इंडस्ट्रीज़ थी उनके ऊपर रोक लगा दी थी कि इंडिया की जितने भी मिल्स और फैक्ट्री हैं वो कपड़ा नहीं बना सकती, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कपड़ा बनाएगी। ये सुन के हिंदुस्तानियों के मन में एक विद्रोह पैदा हुआ जिसे कहते हैं रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना स्टार्ट किया हिंदुस्तानियों ने, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अफवाह फैलाई कि जो भी
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उनको राइफ़ल चलानी होगी और उस राइफ़ल के ऊपर और इस राइफ़ल में काऊ और पिग का मीट लगा होता था और इसे मुंह से चलानी होती थी। तब सारे हिंदुस्तानियों के मन में एक विद्रोह पैदा हुआ जिसका नाम दिया गया था रिवोल्ट ऑफ 1857, जो किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश। सारी जाति के लोग एक हो गए थे और उन्होंने क्या किया? अगेंस्ट लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के। तब बहादुर शाह जफर ने उन्हें ज्वाइन किया और झांसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इन सभी ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद 2 साल तक कंटिन्यू ये रिवोल्ट चला। उसके बाद बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया। ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट करके उन्हें बर्मा भेज दिया जहाँ पे उनकी डेथ हो गई और उनके दोनों बेटों को भी मार दिया गया और इस तरीके से मुग़ल एम्पायर का एंड हो गया। और 1857 में हमारे देश को क्रांति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वेपन्स नहीं थे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी एंड लीडरशिप नहीं थी। इसीलिए उस टाइम पे 1857 में हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली। बट इस रिवोल्ट के बाद सभी लोगों को ये फील हो चुका था कि अगर हमें ब्रिटिश से लड़ना है तो हमें सबको एक होना पड़ेगा। अगर हम एक हो जाएंगे तो हम उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं और हम अपनी मातृभूमि को आज़ादी दिला सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।